नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और आज अपन जो सीरीज चल रही थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भूगोल की, उस भूगोल में आपने राजस्थान के बारे में बेसिक चीज़ें देखी कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला साझा करता है, राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम सीमाएं किसकी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। मतलब देशांतरीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार का अंतर देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, इनका अंतर देख लिया। अब आगे शुरू करने के से पहले अगला पॉइंट शुरू करने से पहले इसी अक्षांश देशांतर वाले अध्याय में ही एक छोटी सी बिंदु रह जाती है नाम दिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, इसकी बात करें तो जब अपना राजस्थान 30 मार्च की जब बात करते हैं तो 30 मार्च के दिन 30 मार्च 1949 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। बात यह है कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इस संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो शुरुआत मानी जाती है 30 मार्च 1949। उस समय जो हीरालाल शास्त्री थे, उन हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अब बात करें कि जो इनकी शुरुआत हुई, उस शुरुआत के समय 25 तो क्या थे, जिले थे। अब बात करते हैं उस समय 25 तो क्या थे, जिले थे, और 5 क्या हुए, संभाग हुए। 5 क्या हुए, संभाग। अब अपन संभागों की बात करते हैं तो संभागों में आता है पहला जैसे मैं बताऊं जयपुर, दूसरे की मैं बात करूं जोधपुर, जोधपुर, उदयपुर, फिर मैं बात करूं बीकानेर, और फिर मैं बात करूं कोटा। ऐसे लिखने का मेरा मतलब ये हुआ कि राजस्थान में सबसे उत्तर का जो था वो जयपुर था, फिर उसके दक्षिण में जोधपुर, फिर जोधपुर के दक्षिण में बात करें तो उदयपुर, फिर इधर पश्चिम में बीकानेर संभाग था और इधर कोटा संभाग था। तो ये जो 5 संभाग थे और 25 क्या थे, जिले थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे 1 नवंबर के दिन 1 नवंबर 1956 को अजमेर को जो है संभाग में मिलाया जाता है। अजमेर को संभाग में मिलाया जाता है, मतलब इसका क्या हुआ कि जो अजमेर है, इससे पहले ये करो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण था, एकीकरण का जो 7वां चरण था वो पूर्ण हो जाता है। 7वां चरण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अब पूर्ण हो जाता है, मैं बात करूं तो राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में हुआ था, और 7 चरणों में कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। और इसकी शुरुआत
तो यह पहला चरण 18 मार्च को हुआ, 18 मार्च 1948 को। अगर अपन बात करते हैं तो 18 को पहला चरण हुआ, फिर 25 मार्च को दूसरा चरण हुआ, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, फिर 18 अप्रैल को तीसरा चरण होता है, फिर 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है, फिर 15 मई 1949 को पाँचवा चरण होता है, 26 जनवरी 1950 को छठा चरण होता है, और जो लास्ट का चरण है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। तो अब हुआ क्या कि जो 1 नवंबर 1956 की जब बात करते हैं तो उस समय अजमेर को जो संभाग ना बनाकर उसको जयपुर संभाग में डाल दिया जाता है, या फिर उसको मैं कहूँ जयपुर संभाग का नाम बदल दिया जाता है, और उस जयपुर संभाग का नाम बदलकर ही अजमेर संभाग कर दिया जाता है। परंतु अजमेर को क्या हुआ, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ 1 नवंबर 1956 की जब बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को जो अजमेर संभाग है उस अजमेर संभाग को अलग से संभाग नहीं बनाया गया, जबकि इसको जयपुर संभाग में मिलाया जाता है और जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया जाता है। तो अब बात आती है अब 24 अप्रैल की। तो हुआ क्या, बात करते हैं अपन 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल 1962 की बात करते हैं तो उस समय जो राजस्थान है उस राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। 24 अप्रैल की बात है जब मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या, जो ये संभागीय व्यवस्था शुरू की हुई थी उसको समाप्त कर देते हैं, संभागीय व्यवस्था को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और फिर जनवरी 1987 की बात है जब इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करते हैं हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हरिदेव जोशी जनवरी 1987 में जो संभागीय व्यवस्था है उसको पुनः शुरू करते हैं, जबकि 24 अप्रैल 1962 को और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। अब जब हरिदेव जोशी संभागीय व्यवस्था को शुरू करते हैं तो उस समय जो छठा संभाग बनाया गया वो छठा संभाग बनाया गया अजमेर को, क्योंकि अजमेर 1 नवंबर 1956 को तो जयपुर में सम्मिलित कर दिया जाता है और जयपुर का नाम अजमेर कर दिया जाता है संभाग के रूप में। और जब 1987 में हरिदेव जोशी जी हुआ करते थे उस समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है और छठा जो संभाग है वो अजमेर संभाग बन जाता है। अब उसके बाद में अगला संभाग जो बनता है वो अगला संभाग 4 जून को बनता है, 4 जून 2005 को। अब 4 जून 2005 को उस समय 2005 में मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो झालावाड़ से है, और झालावाड़ जिले की एक झालरापाटन विधानसभा है, झालरापाटन। उस झालरापाटन से ये क्या है, विधायक अभी बीजेपी सरकार में क्या है, विधायक है। और मैं इनकी बात करूं तो ये 5 बार तो लोकसभा सदस्य, जिसको अपन कहते हैं कि ये लोकसभा सदस्य होते हैं जिनको बोलते हैं सांसद। 5 बार तो लोकसभा सदस्य के रूप में और 5 बार ही विधानसभा में जाने वाली महिला है। और अब बात यह है कि 4 जून वसुंधरा राजे जो है अपना 7वां संभाग बनाते हैं और वो 7वां संभाग बनता है भरतपुर। 7वां संभाग कौन सा होता है, भरतपुर। ये अपना संभाग कौन सा, भरतपुर। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि
जो 7 अगस्त आती है, उस 7 अगस्त के दिन, 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 को, उस समय गहलोत सरकार थी। और गहलोत सरकार जो उस समय गहलोत सरकार के ने द्वारा जो बनाई गई समिति रामलू भाया समिति, उस रामलू भाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में तीन संभाग राजस्थान में 3 संभाग और बनाए जाते हैं। वो था 8वां, अगला 9वां, अगला 10वां। अब ये जो संभाग बने थे, पाली, बांसवाड़ा और जो सीकर, उनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर दिया जाता है। जैसे बात करें, 8वां बना था बांसवाड़ा, 8वां संभाग। 7 अगस्त को जो बांसवाड़ा बनता है, उसके बाद में अगला बनता है पाली, पाली के बाद में बनता है 10वां संभाग सीकर। तो अब 7 अगस्त 2023 तक राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं, और 10 संभाग हो चुके हैं और 50 ज़िले भी हो चुके थे। लेकिन अब जो सरकार बदल जाती है, सरकार बदलने का मतलब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होता है और बीजेपी, जिसको भाजपा की सरकार कहते हैं, उसको बहुमत मिलता है। बहुमत मिलने के बाद में हुआ ऐसा कि जो ये 50 ज़िले थे, 50 ज़िलों का मतलब रामलू भाया समिति की समीक्षा करने के लिए समीक्षा के लिए नई समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था ललित के पवार समिति। उस ललित के पवार समिति ने अपना अंतिम निर्णय दिया 28 दिसंबर 2024 को। और जब अपना अंतिम निर्णय 28 दिसंबर 2024 को दिया गया, तो उन्होंने ये दिया कि जो 3 संभाग थे, उन 3 संभागों को समाप्त कर दिया गया। और फिर वापस से संभाग कितने हो जाते हैं? 7 संभाग। अब अपन बात करते हैं कि जो कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं, तो मैं एक एक संभाग से शुरू करता हूँ। जैसे पहला संभाग की अपन बात करें, बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। वो ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो खुद बीकानेर संभाग में एक खुद क्या है? बीकानेर। दूसरे की बात करें, गंगानगर। तीसरा है हनुमानगढ़। और चौथा जो ज़िला है अपना, वो चौथा ज़िला है चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब आपसे प्रश्न पूछे कि न्यूनतम ज़िलों वाला संभाग कौन सा है? तो न्यूनतम ज़िले 4 ही ज़िले हैं इस बीकानेर संभाग में। और दूसरा जो अपन संभाग की बात करें, कोटा संभाग की, उस कोटा संभाग में भी 4 ही ज़िले हैं। तो जो बीकानेर संभाग और कोटा संभाग है, वो न्यूनतम ज़िलों वाले संभाग। अब कोटा में कितने ज़िले हैं? कोटा संभाग में कितने ज़िले हैं? खुद कोटा, फिर बात करूँ 12, फिर बूंदी, और फिर चौथा झालावाड़ की। अगला है झालावाड़। तो बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में 4 ज़िले, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। ये जो कोटा और जो बीकानेर संभाग है, दोनों न्यूनतम ज़िलों वाले संभाग है, दोनों में 4-4 ज़िले हैं। अब आगे बात करते हैं। तो आगे जैसे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगला संभाग की अपन बात करते हैं, भरतपुर संभाग की।
तीसरा संभाग है क्या? भरतपुर संभाग। अगला संभाग है भरतपुर संभाग। अब बात यह है, भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं। जैसे मैं बात करूं, भरतपुर खुद है, भरतपुर संभाग में भरतपुर, खुद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और अब जो 5वां नवीनतम जिला था वो था डीग। तो ऐसे करके भरतपुर संभाग में कितने जिले हो जाते हैं? 5। पहला है भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर, 5वां डीग। अब बात करें अगले संभाग की। अगले संभाग की बात करते हैं तो वो है अपना जो है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? चौथा नंबर का है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग। अब अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? अजमेर संभाग में आते हैं 6 जिले। अजमेर संभाग में आते हैं 6 जिले। मैं बात करूं पहला जिला, डीडवाना कुचामन। पहला आता है डीडवाना कुचामन। दूसरा आता है नागौर, नागौर। तीसरा आता है अजमेर। और चौथा आता है अजमेर से अलग हुआ नया जिला ब्यावर। और 5वां जिला आता है टोंक। छठा जिला आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पहले उदयपुर संभाग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है अजमेर संभाग का हिस्सा है। अब बात करें तो जो 4 जिले हैं वो तो प्राचीन या पुराने जिले हैं। और अब के जो नए जिले हैं, नए जिले एक तो डीडवाना कुचामन और ब्यावर। तो अपन ये देख रहे थे कि जो अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। पहला डीडवाना कुचामन, दूसरा नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा ब्यावर, 5वां टोंक, छठा भीलवाड़ा। अब आगे अगला जो जयपुर संभाग की बात करते हैं। अब बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर संभाग में आते हैं 7 जिले। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। अब जयपुर संभाग की बात करते हैं तो जयपुर संभाग में आते हैं पहला जिला झुंझुनू। पहला जिला झुंझुनू, सीकर। ये दोनों शेखावाटी क्षेत्र के जिले हैं। तीसरा आता है जयपुर। चौथा आता है दौसा। उसके बाद में अगला आ जाता है अलवर। कौन सा? लवर, अलवर। उसके बाद में 2 नए जिले आ जाते हैं, कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड और खेरथल तिजरा। जयपुर संभाग में जिलों की संख्या 7 है। झुंझुनू संभाग, सीकर संभाग, जयपुर संभाग में जिले आते हैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली बैरोड और खेरथल तिजारा। तो कितने जिले हो गए? ये 7 जिले। अब अगर बात करते हैं अपन उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग में अब अगला है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। इस उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या आती है 7। जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग दोनों में जिलों की संख्या आती है 7-7। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग में। पहला है खुद उदयपुर।
खुद उदयपुर है। उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर है। फिर डूंगरपुर है। बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ है। चित्तौड़गढ़ है। और एक राजसमंद है। तो उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या आती है 7। पहला जिला आता है उदयपुर, दूसरा आता है सलूम्बर, तीसरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अग अगला संभाग की अपन जब बात करते हैं तो अगला संभाग आता है जोधपुर संभाग। और मैं कहूँ तो जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं। जोधपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाला क्या है संभाग, क्या है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। बात करते हैं पहला जिला जो है जोधपुर। जोधपुर से अलग हुआ फलोदी। जोधपुर से अलग हुआ जिला है फलोदी। फिर मैं बात करूँ जैसलमेर की। फिर मैं बात करूँ बाड़मेर की। बाड़मेर के बाद में बात करूँ बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा की। बालोतरा के बाद में बात करूँ जालौर की। जालौर के बाद में आता है पाली। और पाली के बाद में आता है सिरोही। तो जोधपुर जो संभाग है वो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। जोधपुर आता है फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली और सिरोही। तो ये जो जिले हैं ये जोधपुर संभाग है वो जोधपुर संभाग सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। अब उसके बाद में कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों की जब बात करते हैं तो उन जो तथ्य है उन तथ्यों में अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला संभाग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाला जो संभाग है वो संभाग है अपना जोधापुर, मतलब जोधपुर है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर रहा है उसमें जोधपुर संभाग का नाम आता है। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो सबसे बड़ा संभाग भी यही है। सबसे बड़ा संभाग भी यही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित संभाग जोधपुर, सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर। अब बात यह है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग की मैं जब बात करूं तो वो है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। उसके बाद में एक अगला तथ्य है सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो संभाग आता है अपना कौन सा पुर? उदयपुर। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो न्यूनतम लिंगानुपात, जो लिंगानुपात सर्वाधिक तो उदयपुर का हो गया, अब न्यूनतम होता है भरतपुर का। न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किसका है? भरतपुर का। और इसी के साथ बात करूं कि यही भरतपुर एकमात्र संभाग है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा क्या करता है? स्पर्श। 3 राज्यों से अपने क्या करता है? सीमा स्पर्श। इसके बारे में कहूँ न्यूनतम संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला। और इसके बारे में मैं कहूँ एकमात्र ऐसा संभाग जो 3 राज्यों से अपने क्या करता है? सीमा स्पर्श करता है। अगला है कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग एकमात्र संभाग जहाँ सर्वाधिक क्या है? नदियाँ हैं। और मैं बात करूँ फिर न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो न्यूनतम नदियों वाला संभाग आ जाता है बीकानेर। उसके बाद में बात करें बीकानेर से ही संबंधित तथ्य कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला संभाग है वो भी बीकानेर। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला संभाग बीकानेर।
और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला संभाग बीकानेर। और अब राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग की बात करते हैं तो मध्यवर्ती संभाग आता है अजमेर। यहाँ ये अपना संभागीय व्यवस्था के बारे में तथ्य थे और ये अपना पहला अध्याय जो अक्षांश देशांतर राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में था, ये यहाँ जाकर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।